हेलो बच्चे लोग, तो आज फटाफट रिवीजन में टाइम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस का। तो जल्दी से फटाफट सारा रिवाइज कर ले। सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है विद द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशन। फिल्म देख रहे हैं और आपकी मम आपका नाम पुकारती है और आपसे कुछ काम करने के लिए कहती है। आप सोचिए कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा उठकर ये काम करना। इमेजिन कीजिए कि आप इस ट्रैक पर 100 मीटर की अपनी रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई आपसे तुरंत 1 सेकंड में रुकने के लिए कहता है। क्या आप ये कर पाएंगे? यदि आपको अचानक से राइट की ओर मुड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? क्या आप फौरन मुड़ सकते हैं? दोनों ही सवालों का जवाब नहीं है। तो यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे आप किसी ट्रेन में या फिर किसी बस वगैरह में सफ़र कर रहे होते हैं और तो आपकी बॉडी जो है उस बस के साथ साथ मोशन में होती है। अब आप अचानक चलती बस से अगर कूदने का ट्राई करें और कूद जाएं, है ना, और रुक जाएं, आप बस से कूद के अचानक स्टॉप होकर खड़े हो गए तो आप गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी अभी तक बस के साथ साथ मोशन में थी पर आपने अपनी बॉडी को अचानक रेस्ट पे कर लिया तो क्या होगा? आप गिर जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप चलती बस वगैरह से कूद रहे हैं तो थोड़ी देर कूदने के बाद दौड़ते रहिए, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो अगर वो रेस्ट या मोशन की कंडीशन में है तो वो एक साथ स्टॉप नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये तो आपको पता है कि आपकी कोई भी स्टेट वगैरह चेंज होगी तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चेंज होगी। तो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के। मोमेंटम आप सबको पता ही है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड लॉ इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। इसके सेकंड लॉ के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे जिसमें आपका ये वाला फॉर्मूला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज होगा। ठीक है, अब जल्दी से थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसका आपको अपोजिट रिएक्शन जरूर मिलेगा। अब कैसे? जैसे कि सपोज आप स्विमिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं तो जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? आप पानी को अपने हाथों से पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी आपको आगे की तरफ, तभी तो आप तैर पाते हैं। अब आप अकेले पानी को पीछे की तरफ आप अगर अकेले पानी को पीछे की तरफ धक्का देते चले जाएं तो आप तो वहीं फड़फड़ाते रह जाएंगे, तो जब तक पानी आप पर अपोजिट रिएक्शन नहीं लगाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि एवरी एक्शन के लिए अपोजिट रिएक्शन होता है। अब हम लोग कर लेते हैं टिश्यू का फटाफट रिवीजन। तो फटाफट रिवीजन करने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं टिश्यू से। टिश्यू क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो मिल करके जब कोई काम करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, दोज ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई प्लांट के अंदर यानी कि पौधों और पेड़ के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं उन टिश्यूज से जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यूज की। प्लांट की क्यों बात करेंगे? क्योंकि प्लांट के टिश्यूज बेचारे शरीफ हैं। आप लोगों के टिश्यूज जो है थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, तो पहले बात करेंगे शरीफ लोगों की। सो अगर प्लांट के टिश्यूज की बात करें देन ये जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं ये फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं। पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और वहीं पर दूसरी कैटेगरी होती है परमानेंट टिश्यूज। ऑलराइट, परमानेंट टिश्यूज। अब इधर की साइड आ जाओ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैंने आप लोगों को कई दफे बताया है कि
जो टॉपर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी या एवरेज स्टूडेंट से किस तरीके से अलग होते हैं, क्योंकि वो पेपर के अंदर अच्छा प्रेजेंटेशन देकर के आते हैं। वो लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से अपने पेपर को इफेक्टिव बनाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा बनाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास पेपर के अंदर ज़्यादा टाइम बचता है और आप लोगों ने हालांकि क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं भी पूछा हुआ है, फ्लो चार्ट नहीं भी पूछा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर कुछ डेटा आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपकी वो मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी। आप लोगों को उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज हाउ टॉपर्स आर सेलेक्टेड। मैंने कई दफे आप लोगों को बताया है। तो जल्दी से चल लेते हैं क्विक रिवीजन की तरफ, और इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। ऑलराइट, सो आगे की तरफ आओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यूज होते हैं दो तरीके के। द फर्स्ट कैटेगरी इज द सिंपल टिश्यू एंड द सेकेंड कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। एक तो लिविंग टिश्यूज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे होते हैं हमारे कॉलनकाइमा, और तीसरे होते हैं डेड टिश्यूज जिनको हम लोग नाम देते हैं स्क्लेरेन्काइमा। गुड, याद हो गया? वापस से याद कर लो। प्लांट टिश्यूज को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। वहीं पर मेरिस्टेमेटिक को 3 पार्ट्स में, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ऑलराइट, इधर की साइड आ जाओ। ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं 2 तरीके के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। अब अगर हम लोग सिंपल की बात करते हैं देन सिंपल के कितने पार्ट्स हैं? 3, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा। वहीं पर अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, देन इनको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज भाई, कभी कभार पेपर के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम और कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम पूछ लेता है। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के? 4। और कितने कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोएम के? 4। इन कंपोनेंट्स के नाम आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। जैसे जाइलम के 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है ट्रैकीट्स, दूसरा है वेसल्स जिनको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। गुड, इधर की साइड आओ फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम का काम क्या है? अब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी क्योंकि हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो कर ली है। दिस इज आवर फटाफट रिवीजन। तो यहाँ पर फटाफट चीजें करेंगे। तो फ्लोएम का जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में काम बता दीजिए कि फ्लोएम क्या काम करता है एंड व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम इन द प्लांट बॉडी। जाइए और कमेंट्स के अंदर अपने आंसर्स लिखिए। नाउ फ्लोएम के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पहला सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर्स। गुड, ये 4 कंपोनेंट्स आप लोगों के दिमाग में भरे होने चाहिए। याद हो गया? प्लांट टिश्यूज याद हो गया। आगे चलें, लेट्स टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज नाउ। तो वो टिश्यूज जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर यानी हमारे अंदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दोज आर नोन एज एनिमल टिश्यूज। अब ये फर्दर 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए, 4 तरीके के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज न्यूरल या नर्वस टिश्यू यानी कि दिमाग वाला टिश्यू। गुड, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको फर्दर बांटा गया है 6 कैटेगरीज में। 6 याद करो, 6 कौन कौन सी हैं? पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, थर्ड वन है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, फोर्थ वन है सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, फिफ्थ वन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड 5वां है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। 5 के नाम, 6 के नाम आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि फ्लो चार्ट्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों के मार्क्स को इंक्रीज करते हैं इन द एग्जाम। ऑलराइट, नाउ मस्कुलर टिश्यू की अगर हम लोग बात करते हैं देन मस्कुलर टिश्यूज हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहले स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और तीसरे होते हैं कार्डियक मसल्स। गुड, आगे की तरफ आओ। तीसरे तरीके का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू याद हो गया, 3 तरीके के, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड और तीसरे कार्डियक मसल्स। सब चीजों को डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्डियक मसल्स, कार्डियक टिश्यूज कहाँ होते हैं? इन द वॉल ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट, दिल की वॉल पर लगे हुए होते हैं। गुड, आगे चलो। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं दे आर ऑफ 2
दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड से याद करो, 2 तरीके के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के अंदर, पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इधर आओ, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज कौन से हैं? ये भी 2 हैं, वो हड्डियां जो कि सॉफ्ट होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नाक वाली और कान वाली हड्डियां, इनको बोलते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होते हैं ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है और इनका दूसरा नाम क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स। लेकिन दूसरी ऐसी यहाँ वाली हड्डियां ये तो नहीं होती हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट, तो ये मजबूत हड्डियां होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बोन्स। गुड। तो ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की। इधर की साइड आओ, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये है हमारे फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए। पहला एरियोलर टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू जहां पर फैट स्टोर होती है। अगर ऊंट देखा हो तो ऊंट के जो कुबड़ होता है, ऐसा जो निकला हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ऊंट का हम्प। तो ये जो हम्प होता है ऊंट का, उसके अंदर ऊंट क्या स्टोर करता है? फैट को स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हम्प होता है ऊंट का, ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? एडिपोज टिश्यूज से। तो उसमें क्या स्टोर होगा? अगर एडिपोज टिश्यूज से मिलकर के बना हुआ है, देन बेसिकली दे आर डिजाइन्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स। गुड, आगे चलो। लास्ट कैटेगरी है फाइब्रस टिश्यू। ऑलराइट, सो ये जो फ्लो चार्ट होते हैं, ये मुझे इसलिए जरूरी लगा एक बार फिर फ्लो चार्ट का मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड डेटा या फिर टेबल्स, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे आर नॉट आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस। बट अगर आप लोगों के पास टाइम ज्यादा बचता है एंड इफ यू आर ड्राइंग सम फ्लो चार्ट्स, इफ यू आर ड्राइंग सम सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स, इफ यू आर putting some data in your questions, then obviously जो टीचर होगा वो आप लोगों को ज़्यादा नंबरों से नवाजेंगे। गुड। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग फ्लो चार्ट्स को, डायग्राम को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर ओन गुड।